Hello students, these are my education qualification. हेलो गाइस, आई एम ज्योति शर्मा। वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स और क्विक रिवीजन करेंगे। ये सीरीज स्टार्ट होगी विद इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं। ड्यू के भी एग्जाम है और इग्नू के भी फरवरी में होने वाले हैं और लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाई है सही से। तो हम क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है और क्या आपको ज्यादा पढ़ना है, फोकस कर देना है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप ये देख पाएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है। कई बार बच्चों को पता होता है कि एग्जाम कैसे लिखना है, बट क्योंकि उन्हें एक एक्सप्रेशन लिखना नहीं आ पाता है एग्जाम में, किस तरीके से एक आंसर एक्सप्रेसिव हो सकता है। तो मैं बताऊंगी कहाँ पे छोटी छोटी कमियों से बच्चों के एग्जाम मार्क्स कम आ जाते हैं, ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स कम ना पाए। ओके, तो आज का टॉपिक जो सीरीज है, ये हेल्पफुल होगी 11th क्लास के लिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स एंड बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स को मिल जाता है ये चैप्टर। और ये फर्स्ट ईयर में भी होता है और कई यूनिवर्सिटीज में सेकेंड ईयर में भी स्टार्ट होता है। तो इन सब बच्चों के लिए ये हेल्पफुल होगी। इसमें मैं प्रीवियस ईयर के जो हमारी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें कुछ डिमांड साइड है, कुछ सप्लाई साइड है। तो अभी मैं डिमांड साइड करूंगी क्योंकि ये इजी होगा आपको कोरिलेट करने में अपनी डे टू डे लाइफ से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो 2 क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं डिस्कशन के लिए, वो डेफिनेशन ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड एंड आईसी कर्व से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड आईसी कर्व का हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें या उनके आंसर देखें तो आपको अटपटे ना लगे, ताकि आप समझ पाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिमांड? हम डिमांड किसी चीज की कब कहेंगे, तो पहले उसी को समझ लेते हैं। डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज विलिंगनेस टू परचेज। अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, यानी कि आप में डिजायर है, विलिंगनेस टू परचेज, कि आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, आपको जरूरत है, तो विलिंगनेस टू परचेज हो गई। उस चीज के लिए आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, ability to pay. और second thing, at a given price, in a given period of time. आप फिक्र ना करें, इसके मैंने प्रॉपर नोट्स बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन से उन्हें डाउनलोड करके अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। आपको इतनी टेंशन जरूरत नहीं है कि ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, और हमें आपको प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा, आपको मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विलिंगनेस टू परचेज मतलब, अगर मार्केट में कितनी सारी चीजें, अगर आप उन्हें इच्छा ही नहीं रखते, आपको जरूरत ही नहीं है उनकी, तो आप उसे कभी नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक विलिंगनेस होनी चाहिए, एक जरूरत होनी चाहिए, और आप रेडी टू टेक होनी चाहिए, मतलब आप उस चीज को लेना चाहते हैं। फिर आपके पास पैसे भी हो। ऐसा है कि अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो कोई भी लेना चाहेगा, बट उसके पास अगर पैसे ही ना देने हो, एबिलिटी ही ना हो, तो उसे डिमांड नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एबिलिटी होनी चाहिए पे करने की। और तीसरा, एट अ गिवन प्राइस। लोग ताजमहल भी खरीदना चाहते हैं, पर ताजमहल तो नहीं बिक सकता ना, बिकॉज इट इज नॉट गिवन अ प्राइस। हमारे पास कोई प्राइस नहीं है ताजमहल खरीदने के लिए, वो एक मॉन्यूमेंट है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उस पर। और इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब, अगर आपको खाने की जरूरत अभी है तो आपकी डिमांड अभी होगी ना खाने की। अगर आप खाना खा चुके हो, पेट भर चुका, तो उसके बाद आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी खाने के लिए। तो वो जो आपकी जरूरत है उसी समय अगर चीज अवेलेबल हो तो ही आपकी डिमांड में कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो डिमांड कब कहते हैं? जब आपके पास विलिंगनेस भी हो, एबिलिटी भी हो, यानी कि आपके पास परचेजिंग पावर भी, आप इसको परचेजिंग पावर भी लिख सकते हैं, परचेजिंग पावर। ठीक है, और आपको एक गिवन प्राइस पे वो अवेलेबल भी हो, प्लस उसमें किसी गिवन ऑफ पीरियड टाइम में वो
आपकी डिमांड के साथ जब हो आपकी डिमांड तब वो आइटम अवेलेबल भी होना चाहिए। डिमांड के कुछ फैक्टर होते हैं। अगर आप किसी भी कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो उसकी डिमांड फंक्शन होती है, किसी पर्टिकुलर चीज का फंक्शन होती है। फंक्शन किस किस का होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। आप कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उसमें उसका प्राइस बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स या PR लिख सकते हैं इसको ताकि आप अच्छे से कोरिलेट कर पाए। प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, फिर इनकम। अगर आपके पास इनकम ज्यादा होगी तो आप काफी लग्जरी गुड्स की डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर ब्रांड की ही कुछ चीज पसंद आती है तो वो हमेशा उसी टेस्ट को मेंटेन रखना चाहते हैं। अगर उसका प्राइस थोड़ा बहुत घट बढ़ भी जाता है तो वो अपनी डिमांड चेंज नहीं करते जल्दी से। एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ऐसा पता लगे कि कल को गेहूं के या फिर अनाज के दाम बहुत महंगे होने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, उसे अभी स्टॉक करने का सोचेंगे कि अभी खरीद लेते हैं ताकि महंगे दाम पे उसे बाद में ना खरीदना पड़े। या फिर आपको लगे कि कल को सस्ते हो जाएंगे तो आप सोचेंगे अपनी आज की डिमांड को थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे कि अच्छा चलो मोबाइल सस्ते मिलेंगे दिवाली पे। आपने देखा भी होगा लोग दिवाली के लिए अपने मोबाइल सेल को पोस्टपोन कर देते हैं कि वो तभी खरीदेंगे जब सस्ते मिले, है ना। तो वो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है। तो किसी भी व्यक्ति की डिमांड किन किन फैक्टरों पे आती है, प्राइस ऑफ इट्स ओन प्राइस, इट्स ओन प्राइस, रिलेटिव गुड्स प्राइस। रिलेटिव गुड्स मतलब जो उसकी जगह इस्तेमाल हो सकते हो या उसके साथ, लाइक अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गया तो लोग कार चलाना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें कार चलाना थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है ना। तो रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव गुड्स प्राइस, ठीक है। फिर होता है इनकम। इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हम बात कर चुके हैं कि आप भविष्य में क्या संभावना रखते हैं किसी चीज के प्राइस से रिलेटेड, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। So I hope you have understood this. Now move to the second concept. What is our second concept? I'm going to raise all these things. आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। Now लॉ ऑफ डिमांड, है ना। ये चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी के बेस पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड बेस है। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इफ, यहाँ पे आप देखिए, अगर इट्स ओन प्राइस को अलग कर दे और बाकी सारी चीजों को अलग कर दे, इन सब चीजों को एक अलग पोर्शन में ऐड कर दे और इसको अलग, ठीक है। ये क्या हो गए, अदर फैक्टर, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है ना, अदर फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर हमारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब चेंज ना हो फॉर अ व्हाइल, तो उसके प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन होता है वो लॉ ऑफ डिमांड बताता है। सपोज अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो आप खुद ही सोचिए क्या होगा, आप उसकी डिमांड कम कर देंगे क्योंकि अब आपको वो महंगा पड़ रहा है। तो इन जनरल वो क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीजेस देन द क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी विल डिक्रीज। कब? जब अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। If other factors are constant, ठीक है। अगर सारे अदर फैक्टर कांस्टेंट हो तो आपके प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड। इफ द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीज देन द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। तो हम क्या देखते हैं इनमें इनवर्स रिलेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है,
let the other factors constant, then if the price increases, the quantity demanded of that good will decrease and vice versa. यानी कि if the price decreases, then the quantity demand will increase. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है. तो यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर हमारे बाकी सारे फैक्टर्स में कौन कौन से थे, आपकी इनकम की, फैक्टर एक्सपेक्टेशन और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और रिलेटेड गुड्स, अगर इनको कांस्टेंट रख दिया जाए तो इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज. इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल increase. Okay, I hope you have understood. Now our third chapter, I am just giving the quick revision. मैं किसी की डेप्थ में नहीं जा रही आपको, इसलिए ताकि क्वेश्चन आंसर के रिस्पेक्ट में मैं ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ. तो थर्ड पॉइंट इज आईसी कर्व. आईसी कर्व या फिर इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं इसे. तो लेट मी राइट इट कंप्लीटली. इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, है ना, तो अगर आपको कोई दो सेट, मतलब अगर आप 4 एप्पल खाते हैं या 1 बनाना खाते हैं, या फिर आप 3 एप्पल खाते हैं या 2 बनाना खाते हैं, तो आपको इक्वली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप उसमें अंतर नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होगा, आपका आईसी कर्व के सेट्स होंगे. तो कैसे? अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ. सपोज that is your apple quantity, that is your orange. ठीक है, this is an IC. Okay, so ये जो सेट है, यहाँ हमने माने 3 एप्पल, आपको 3 एप्पल, 1 एप्पल ऑरेंज मिले और 3 एप्पल मिले. आपको 2 एप्पल और 2 ऑरेंज मिले, या आपको 3 एप्पल ऑरेंज एंड 1 एप्पल मिले. यानी कि आपको इन तीनों सेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, आप तीनों में इक्वली सेटिस्फाइड हैं, आपको ये तीनों ही सेम यूटिलिटी लेवल पे रखते हैं. तो ऐसे कर्व को क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. इंडिफरेंस अपने आप में ही है जिसके बीच में आप डिफरेंस ना कर पाए, आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले, तो वो क्या होते हैं? हमारे इंडिफरेंस कर्व. ओके, नाउ आई एम जस्ट राइटिंग इट्स डेफिनेशन. So it is the combination of all goods or services it is a combination of all goods and services which give same satisfaction to the consumer. यानी कि कंज्यूमर को जो सेम सेटिस्फेक्शन दे, ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? आईसी कर्व को वो डिपिक्ट करते हैं. यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच गिव सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर.
combination of all goods and services sets. सॉरी, यहाँ पे सेट्स आएगा क्योंकि सेट होता है ना डिफरेंट डिफरेंट। आप उसकी डेफिनेशन की चिंता ना करें, ये आपको मैं आप पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज सेट्स व्हिच गिव सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन दे। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आप पहले इसको देखिए, ये कैसा लग रहा है, ये आपको स्लोप इसका डाउनवर्ड है और किस तरफ डाउनवर्ड हो रहा है, राइट की तरफ। इसकी पहले प्रॉपर्टी ही यही कहती है, स्लोप ऑफ द आईसी कर्व is downward to right, यानी कि जैसे जैसे राइट में जा रहे हैं तो स्लोप जो है उसका डाउनवर्ड है, ठीक है, इस तरीके से घटता जा रहा है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी आप खुद देख सकते हैं, जो कि मेन प्रॉपर्टी भी है इसकी, कि दैट इज कॉन्वेक्स। दिस इज द शेप ऑफ कॉन्वेक्स। इस कॉन्वेक्स है किस तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो इट्स सेकंड प्रॉपर्टी सेज IC is convex to the origin, ठीक है, ये to the origin. Now our third property, I hope I need to remove this because इसका स्पेस नहीं है। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी सेज, आप इसको देख पा रहे हैं कि दो, एक आईसी अभी 1 है। अगर यहाँ पे मान लो 2 आईसी होते, यानी कि एक कंज्यूमर के दिस इज द केस, और एक और आईसी होता इस तरीके से। तो ऐसे आईसी कभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट, मतलब हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर, कि एक कंज्यूमर के आईसीज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आईसीज नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब ये कभी टकराते नहीं है आपको। अगर एक कोई रैशनल पर्सन है वो अपनी चॉइसेस को डिफाइन कर सकता है तो उसके आईसीज कभी नहीं टकराएंगे। ओके, अगर आपको 3 चॉकलेट 2 चॉकलेट से ज्यादा अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली hमेशा ही वो 3 चॉकलेट 2 चॉकलेट से अच्छी लगेंगी, है ना। तो आईसीज नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज आईसी, हायर द आईसी कर्व, higher the IC, higher the satisfaction. ओके, मैं इसको आपको समझा देती हूँ। higher the satisfaction, ये क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, कि अगर 2 आईसी हैं, IC2 एक IC1, ठीक है, तो इसमें IC1 IC2 से नीचे है, तो IC1 पे जो सेटिस्फेक्शन होगा, जो यूटिलिटी होगी, वो हमेशा स्मॉलर होगी यूटिलिटी ऑफ IC2। यानी कि जो आपको यूटिलिटी नहीं कह सकते बट जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपको IC2 पे हमेशा ही ज्यादा मिलेगा और IC1 पे हमेशा ही कम रहेगा, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ IC1 इज स्मॉलर देन IC2। तो हायर द IC, हायर द सेटिस्फेक्शन। ओके, तो ये अभी हमारा क्विक रिवीजन खत्म होता है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राइव डिमांड? इफ द डिमांड फॉर अ रेडीमेड गारमेंट्स increases, show the change in the market for labor engaged। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई, engaged है ENGAGED, engaged in producing
रेडीमेड गारमेंट्स। यानी कि इस क्वेश्चन में पहले आपसे क्या होता है, बच्चे जो गलतियां करते हैं वो करते हैं कि तो पहले यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना होता। हमें पहले एक साइड में लाइन खींचनी होती है, मार्जिन लीव करना होता है, ताकि हमारा जो आंसर हो वो इफेक्टिव लगे। और यहाँ पे अगर कभी पेपर खराब भी हो जाता है तो आपका आंसर पे उस पर फर्क ना आए। तो मार्जिन लीव करें सबसे पहले बच्चे हमारा, फिर वो आंसर मेंशन करें। आंसर वो स्टार्ट कैसे करें पहले तो यही देखें। पहले तो आप क्वेश्चन समझ गए कि क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या कहता है, ड्राइव डिमांड के बारे में बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, डेफिनेशन देनी होगी किसकी, ड्राइव डिमांड। द डेफिनेशन ऑफ ड्राइव डिमांड, ठीक है। तो ड्राइव डिमांड की डेफिनेशन प्लस अब उसके साथ हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्यों, कई बार लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्वेश्चंस की, तो एग्जाम्पल से क्या होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें वो कोरिलेट कर पाते हैं रियल लाइफ से। तो इसलिए एक एग्जाम्पल भी देना चाहिए, आप एक देना चाहें, दो देना चाहें, वो आपकी मर्जी। डेफिनेशन हो गई ड्राइव डिमांड की, देन एग्जाम्पल हो गया। अब ये था थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जो आपका सेकंड पार्ट है ये क्या है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपकी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आप खुद ही सोचें, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए और उसकी सप्लाई ज्यादा ना हो पाए तो क्या होगा, उसके प्राइस राइज कर जाएंगे। और जो प्राइस राइज करेंगे उससे जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या सोचेगा कि अच्छा प्राइस राइज हो गया तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहिए, तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो क्या होगा, वो खुद तो प्रोडक्शन नहीं कर सकता ना, तो वो क्या करेगा, वो और लेबर को हायर करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा डिमांड के लिए सप्लाई जा सके। तो इतना आपको समझ में आया, इसका मतलब आपने इसको कोरिलेट कर लिया अपनी लाइफ से, है ना। तो ठीक है, हमने क्या करा, तो ट्राई टू कोरिलेट application question to your life. Application questions with day-to-day life. Day-to-day life, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें जो आपकी रियल लाइफ पे बेस्ड हो, उससे से कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो वही चीज इसमें भी होगी। कैसे होगी, लेट्स सी। चलो मैंने देखा डिमांड, किसी डीडी से मैं डिमांड को शो कर रही हूँ। इफ द डिमांड इंक्रीज, हमें पता है अभी सप्लाई नहीं बढ़ी, अचानक से मार्केट में डिमांड आ गई तो सप्लाई नहीं बढ़ी, तो हम क्या करेंगे, उससे क्या होगा, प्राइस कम होगा, बढ़ जाएगा ना प्राइस, तो प्राइस विल इंक्रीज, क्योंकि अभी सप्लाई नहीं बढ़ी है, जिनके ज्यादा परचेजिंग पावर है वही उसे खरीद पाएंगे, तो प्राइस बढ़ गया। प्राइस क्या होगा, प्राइस एक इंसेंटिव के तौर पे काम करता है प्रोड्यूसर के लिए, तो ये इंसेंटिव देगा टू प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि चलो भाई प्राइस बढ़ गया है तो अब हम डिमांड बढ़ के लिए सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो वो क्या करेगा, मोर प्रोडक्शन या इंक्रीज कर देगा प्रोडक्शन, इंक्रीज और मोर प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के बढ़ाएंगे, आप खुद ही सोचिए, प्रोडक्शन वो खुद तो नहीं कर सकता ना, इतना बड़ा अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है तो उसके लिए क्या करेगा, वो लेबर हायर करेगा। तो यानी कि इस स्टेज पे उसे क्या चाहिएगी, लेबर, एक्स्ट्रा लेबर चाहिएगी। तो यही हमारा मेन पॉइंट था, यही हमें रिलेट करना था इससे। इफ द डिमांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इंक्रीजेज, सो व्हाट वी हैव एनालाइज, हमने क्या देखा कि मार्केट फॉर लेबर एंगेज, लेबर की डिमांड भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, है ना। तो डिमांड ऑफ द लेबर फॉर द इंक्रीज प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही अब हमें थ्योरेटिकली लिखना है। इसका मैंने एक अच्छा से फॉर्मेट में लिख के अपने नोट्स तैयार कर दिए हैं, मैं आपको वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। लर्न इकोनॉमिक्स का हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं।
मोस्ट ऑफ दी क्या होता है, बच्चों को 10 ईयर भी नहीं मिल पा रहे ना लॉकडाउन के कारण, तो इससे भी बच्चों को काफी दिक्कत आ रही है, ना ही 10 ईयर मिल पा रहे हैं, और जो क्वेश्चन अगर मिल भी जा रहे हैं ऑनलाइन तो उनके आंसर उन्हें समझ नहीं आ रहे, बुक्स भी नहीं मिल पाई है इस बार, इसलिए ये सीरीज आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो अब मैं इस चीज को डायग्रामेटिक नहीं, तो मैंने एक डायग्राम भी बनाया है उन नोट्स में सॉरी, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो ये तो पहले ड्राइव डिमांड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो व्हाट इज ड्राइव डिमांड? ड्राइव डिमांड ड्राइव डिमांड क्या कहता है? अगर आप किसी चीज की डिमांड घटे या बढ़े या डिपेंड करे किसी और प्रोडक्ट की या रिलेटेड गुड्स की डिमांड पर, तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइव डिमांड। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, सपोज सिंपल मोबाइल ले लीजिए, आप मोबाइल से भी यूज करते हैं, मोबाइल में बैटरीज होती हैं, बैटरीज किससे बनी होती हैं? लिथियम से, ठीक है। लिथियम एक मेटल होता है, उससे ये मोबाइल की बैटरीज बनी होती है। अब लिथियम, जब हम मोबाइल की डिमांड बढ़ रही है तो हमारी लिथियम की डिमांड भी बढ़ेगी, और लिथियम की डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है? अब मोबाइल की डिमांड पे। जितनी ज्यादा मोबाइल की डिमांड लोग करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी लिथियम की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इस केस में लिथियम की डिमांड को क्या कहेंगे? इट इज ड्राइव फ्रॉम द डिमांड ऑफ द मोबाइल। ये इसकी डिमांड ड्राइव हो रही है मोबाइल की डिमांड से। तो ये आप समझ में आया आपको ड्राइव डिमांड किसे कहते हैं? ड्राइव डिमांड इज द डिमांड विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। ओके, इसकी डेफिनेशन भी मैंने नोट्स में अच्छे से लिखी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एग्जाम्पल भी मैंने यही मोबाइल वाला दिया ताकि आप उसे जल्दी से रिकॉल कर पाए। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे लिख के भी दिखा सकती हूँ। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ गुड or service that result from the demand for a related good और सर्विस। ठीक है, किसी रिलेटेड गुड्स की डिमांड पे जब डिपेंड करता है, लाइक अभी हमने क्या देखा, मोबाइल की डिमांड किस पे डिपेंड कर रही थी? लिथियम की डिमांड किस पे डिपेंड कर रही थी? मोबाइल की। अगर मोबाइल की बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है कि ड्राइव डिमांड की डेफिनेशन हो गई, ड्राइव डिमांड का एक एग्जाम्पल हो गया। अब हमारे सेकंड एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, अब मैं उसे आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। डायग्राम में जैसे कि इन्होंने कहा है, मार्केट, जो गुड्स मार्केट होती है, गुड्स मार्केट में प्राइस होते हैं, तो ये किसकी बात हो रही है? गारमेंट्स की। तो यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स की प्राइस है, और यहाँ पे भी क्वांटिटी ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये इसकी डिमांड है, ये इसकी सप्लाई है ना, और ये इसका गिवन प्राइस है, ये इसकी गिवन क्वांटिटी है Q1। ठीक है, किसकी है? जी की, P1 ऑफ जी, है ना।
अब जिस तरीके से गुड्स मार्केट में प्राइस होता है वैसे ही लेबर मार्केट में वेजेस होती है, क्योंकि लोगों को काम करने के बदले क्या मिलता है, वेज ही तो मिलता है। तो इसलिए क्योंकि लेबरिंग एक सर्विस है तो सर्विस के बदले उन्हें वेज मिलता है। ये क्वांटिटी है लेबर की, ठीक है, लेबर क्वांटिटी। मैं एब्रीवेटेड फॉर्म यूज कर रही हूँ, बट आपको पीडीएफ में फुल फॉर्म भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये भी इस तरीके से इसकी डिमांड होगी और यहाँ पे सप्लाई होगी। ये इसका गिवन वेज होगा पहले, ये क्वांटिटी होगी लेबर की 1, वेज 1, ठीक है। ये इस कंडीशन में अभी हमारी मार्केट थी। अब हमने क्या देखा, डिमांड फॉर द रेडीमेड गारमेंट्स इंक्रीजेज, यानी कि डिमांड कुछ यहां पहुंच गई तो क्वांटिटी 2 हो गया किसका, गारमेंट। तो क्वांटिटी 2 पे शिफ्ट हो गई। क्वांटिटी 2 क्योंकि अभी सप्लाई नहीं बढ़ी है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा प्राइस बढ़ जाएगा फ्रॉम P1 टू P2। प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि डिमांड ऑफ द गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स बढ़ गई थी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सप्लायर अब सप्लाई बढ़ाना चाहेगा। अभी मैंने आपको एक फ्लो डायग्राम बना के समझाया था कि इफ द प्राइस इंक्रीजेस इट विल गिव इंसेंटिव टू द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन बढ़ाने का एक इंसेंटिव होगा। तो ये भी डिमांड, ये किसकी डिमांड है, लेबर की, ठीक है। और ये किसकी डिमांड है, गारमेंट्स की। ये D1 से D2 पे शिफ्ट हो गई, है ना, D2G। उसी तरीके से डिमांड ऑफ लेबर भी क्या होगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जब डिमांड ऑफ लेबर बढ़ जाएगी तो इसकी क्वांटिटीज भी बढ़ जाएगी Q to L, और अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसकी भी वेजेस भी बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमें कैसे लिखना होगा, इफ द डिमांड ऑफ द रेडीमेड गारमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम Q1G to Q2G देन द चेंज पूछा है ना, तो चेंज क्या आएगा लेबर मार्केट में, देन द लेबर डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस इन द लेबर मार्केट। किनकी डिमांड बढ़ेगी, हु एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ओके, I hope you have understood this question. So this is our second question, which is why cannot two indifferent curves intersect each other? ये क्वेश्चन डी में पूछा गया 2013 में, 2018, 2015 में इग्नू में भी पूछा गया और सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आता है, बिकॉज ये 11th क्लास का ही सिलेबस हमारा फर्स्ट ईयर में रिपीट होता है, तो इसलिए सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हुए शुरू में ही बताया था चैप्टर वीडियो के कि ये दो आईसीस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो वो क्यों नहीं करते, तो वो आज हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। इसका मैंने थ्योरी का आंसर दे दिया है टेलीग्राम में, आप वहां से देख लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आईसी का डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो ये देखें कि इसमें लिखना क्या है क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको दोनों तरफ मार्जिन दे देना है अपने आंसर शीट में, ताकि आपका आंसर दोनों कॉर्नर्स पे ज्यादा ना आए, क्योंकि टीचर ध्यान नहीं देता फिर अदरवाइज। तो आईसी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है उसकी डेफिनेशन देना। फिर इसमें प्रॉपर्टीज को याद करो। मैं प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मैंने शुरुआत में जैसे बताया था कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो आप सोचो कि ये एक प्रॉपर्टी थी, यानी कि ये ट्रू बोल रहा है, उसका रीजन जानना है। तो आप खुद ही सोचिए, आईसी का आपकी डेफिनेशन आपको याद आ रही है, क्या याद आई कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स of goods that gives
that gives same satisfaction to the consumer. यही कहती है ना डेफिनेशन। तो चलिए, तो यानी कि आपको डेफिनेशन अभी क्लियर हो चुकी है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स एंड द गुड्स दैट गिव्स सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ओके, इट मीन्स IC1 पे जितने भी हमारे कर्व है वो हमें सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, तो ये हमें सारे सेम सेट देंगे। तो IC1 पे कौन कौन से कर्व है? IC1 पे आ रहे हैं A और C। ठीक है, तो A और C पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है मान लीजिए आपका X। ठीक ठीक है, IC2 क्या कहते हैं? हमारी एक और प्रॉपर्टी थी कि हायर इंडिफरेंस का सोर्स हायर यूटिलिटी या हायर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे C B से बड़ा है, तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि B पे सेटिस्फेक्शन जो होगा वो कम होगा C के रिस्पेक्ट में। क्यों? बिकॉज C lies on higher IC, वो एक ऊंचे IC पर है तो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ओके, IC2 पे कौन कौन है? C और A मान लीजिए भाई। तो अगर A और C बराबर हैं, IC2 पे हमारे A और B है, सॉरी, ठीक है, और IC1 पे A और C। तो अगर B C से छोटा है, ओके, B C से छोटा है, A के बराबर है, बट अगर हम यहां से कोरिलेट करें A इक्वल्स टू B, A इक्वल्स टू C, C इक्वल्स टू A इक्वल्स टू C और A इक्वल्स टू B, इट मीन्स C इक्वल्स टू B। बट क्या हम देख पा रहे हैं ये क्या सेम पॉइंट है? नहीं, ये दो अलग अलग ICs पे हैं। और हमने यहाँ से देखा भी कि बिकॉज B लाइज ऑन द लोअर IC कर्व, इट विल गिव लेस सेटिस्फेक्शन, और C लाइज ऑन द हायर IC कर्व, इट विल गिव हाई सेटिस्फेक्शन। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस हमारा निकल के आ रहा है, इस केस में अगर हम इसे ट्रू मानते हैं कि इफ दे कैन इंटरसेक्ट, तो ये गलत आ रहा है। इसका मतलब इस तरीके से कभी भी दो IC इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? बिकॉज C lies on the higher IC curve, it gives higher utility than B, and B is equals to A. B is equals to A, and AC lies on the IC1, which A equals to satisfaction of C. बट जब हम दोनों को कंक्लूड करते हैं तो ये दोनों भी सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमें पता है इंडिफरेंस कर्व की रेशनैलिटी और ट्रांजिटिव होना नेचर में जरूरी होता है किसी भी डिमांड का, तो ये ट्रांजिटिव नेचर को शो नहीं करती, इसीलिए ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे अपना सपोर्ट दे, ताकि मैं ऐसी वीडियोस को और लाती रहूं। मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। ये नोट्स काफी आपको इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, आपको समझने में भी आसानी होगी, और मैं ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज इतना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू।